हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मनु स्टडी चैनल पे। और मैं मनमोहन सिंह आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इतिहास वीडियो सीरीज के क्रम में यह हमारा अगला वीडियो है, जिसके माध्यम से हम पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति एवं उसके विकास को समझेंगे। तो पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, किस प्रकार टर्सरी युग के प्लायोसीन काल में हुई, इसको हमने पिछले वीडियो में समझा था। तो आज की वीडियो में जो हम मानव को देखते हैं कि किस प्रकार कपि या वानर से लेकर के आज का जो मानव है सुंदर सुसभ्य सुलीन रूप में आया है, तो उसके विकास की विभिन्न चरणों का, विभिन्न घटनाओं का अध्ययन को हम देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो जैसा कि दोस्तों जानते हैं कि पौराणिक मान्यताएं जो थी या उसके अलावा जो बाइबल ग्रंथ थे, उनमें बताया गया कि मानव की उत्पत्ति एक प्रकार से देखा जाए तो दैवीय रूप में हुआ था। लेकिन सर्वप्रथम एक चार्ल्स डार्विन, जो कि इंग्लैंड के जीव विज्ञान शास्त्री थे, उन्होंने बताया कि मानवों की उत्पत्ति दैवीय रूप में ना होकर के बल्कि मानवों का क्रमिक विकास हुआ है। अर्थात मानवों में विकास के लिए निरंतर संघर्ष होते रहे हैं और उस संघर्ष में जो योग्यतम प्राणी थे वो बच पाए हैं। और जब यह मत उनका प्रतिष्ठित हो गया, तब मानवों का इतिहास ने एक लंबा रूप ले लिया। अर्थात मानवों का इतिहास को एक सीरीज फॉर्म दे दिया गया और उसमें हमें उस सीरीज फॉर्म को पढ़ना है, समझना है और साथ में याद भी करना है। तो जब मानवों का इतिहास एक सीरीज में आ गया, तब विभिन्न प्रकार के इतिहासकारों ने या लोगों ने मानवों की अलग अलग परिभाषाएं देना शुरू कर दी। और उन परिभाषाओं में सबसे अगर बढ़िया परिभाषा माना जाए, पुरातत्व विज्ञान में सबसे मान्य परिभाषा माना जाए, तो वो परिभाषा दिया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार देखा जाए तो उन्होंने बताया कि मनुष्य एक औजार बनाने वाली प्राणी है, अर्थात मैन इज ए टूल मेकिंग एनिमल। तो आइए हम शुरू करते हैं कि किस प्रकार मानव का विकास होता है, मानव कहाँ से निकल करके अभी किस रूप तक पहुंचा है, उसके पूरे सीरीज को हम देखते हैं। तो जैसा कि उत्पत्ति के बारे में हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ चुका था कि टर्सरी युग के प्लायोसीन काल में हुई थी। इसके विकास के बारे में बात की तो विकास का सबसे पहला जो पौराणिक मान्यताओं को खंडन किया और आधुनिक मान्यता के अनुसार उन्होंने बताया द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये बुक थी उनकी 1870 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और इसमें उन्होंने जीवों के विकास के दो सिद्धांत बताए। वो दो सिद्धांत कौन से थे? तो पहला सिद्धांत था एकात्मक उद्गम या विसरणवादी सिद्धांत और दूसरा था यूनिटरी ओरिजिन थ्योरी। इस एकात्मक उद्गम या विसरणवाद सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि मनुष्य इसके अनुसार जो दक्षिण अफ्रीका था या अफ्रीका था, वो मनुष्य का मूल रूप से वहीं विकास का स्थान बना था। और इसलिए दक्षिण अफ्रीका में मनुष्य का उद्भव हुआ, वहाँ पे विकास किए और धीरे धीरे प्रवसन करके विभिन्न भागों में फैल जाते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो इसी कारण से दक्षिण अफ्रीका को हम मानव जाति का पलना कहते हैं, या जो मानव का आदि जन्म स्थली माना गया है वो भी अफ्रीका को ही माना गया है। और दूसरा आता है हमारा जो है समांतर उद्गम या क्रमिक विकासवाद का सिद्धांत, पैरेलल ओरिजिन थ्योरी। इस थ्योरी की बात करें तो मानव का विकास विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में एक समांतर क्रम में होता है, अर्थात क्रमिक रूप से होता है। तो इनकी ये भी थ्योरी और ये भी थ्योरी जो दोनों सिद्धांत दिए, उनके अनुसार उन्होंने मनुष्य को जो मानव जीव का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार किया। उन्होंने बताया कि जो मानव का वर्ग है अर्थात क्लास, वो मैमिलिया है। अगर मानव का वंश पूछा जाए कि मानव किस वंश अर्थात फैमिली से है, तो वो होमोनोइडिया फैमिली से है। मानव किस श्रेणी का जीव है, किस श्रेणी से है, तो होमो है। और मानव की प्रजाति की बात करें तो सेपियंस है, ये आप लोग सब लोग जानते होंगे। और सबसे अंतिम आता है हमारा मानव का गण। तो गण की बात करें तो मानव का जो गण अर्थात ऑर्डर है वो है प्राइमेट्स। और ये प्राइमेट्स होता है स्तनधारियों का समूह और यहीं से सिलसिला शुरू होता है मानव के विकास का। अगर प्राइमेट्स की बात करें तो प्राइमेट्स में मूल रूप से लंगूर, कपि या वानर, गोरिल्ला, छुछुंदर, चिंपांजी और ओरंगुटन आते हैं। लेकिन वो कपि या वानर को छोड़ करके, हालांकि कपि और वानर भी मौजूद हैं किसी न किसी रूप में, लेकिन इनको छोड़ करके बाकी जो भी है लंगूर है, गोरिल्ला, चिंपांजी, छछूंदर और ओरंगुटन, ये आज भी उसी रूप में देखने को मिलते हैं। लेकिन ये जो कपि और वानर थे, इनमें धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और मानव का विकास यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। और जो सबसे पहला मानव का रूप आता है वो है ड्रायोपिथेकस। जो ड्रायोपिथेकस मानव थे वो चिंपैंजी की तरह दिखते थे, अर्थात लगभग चिंपैंजी से मिलते थे, लेकिन कुछ मामलों में वो चिंपैंजी से थोड़े से अलग थे। दूसरा रूप देखें तो वो आता है
ड्रायोपिथेकस से थोड़े से बदल करके वो आते हैं रामापिथेकस में। रामापिथेकस मानव की बात करें तो ये थोड़े थोड़े मानव की तरह दिखते थे और इनकी जो लंबाई होती थी वो 3 से 4 फुट की लंबाई होती थी। और ये जो रामापिथेकस थे यहीं से ये 2 वर्गों में विभाजित हो जाते हैं। कौन से मानव? तो दो मानव 2 क्षेत्रों में जाते हैं। एक महाकपि वर्ग रहता है जिनको पूर्णतः बंदर भी कहते थे, और दूसरा रहता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस जिसको मानव का आदि पूर्वज भी कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे, महाकपि वर्ग जो थे वो जंगलों में जाकर साउथ अफ्रीका के जंगलों तक जाकर उधर ही रह जाते हैं, उधर ही निवास करते हैं। लेकिन जो ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव है इनमें विकास की ओर अग्रसरता बढ़ती है, और ये यही कारण है कि इनको मानव विकास का आदि पूर्वज कहा जाता है। तो अभी तक हमने मानव के विकास के क्रम को देखे तो ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस और उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस। और जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस की श्रेणी में मानव आते आते यहाँ से मानव का जैव विकास प्रारंभ हो जाता है। अर्थात मानव का देखें तो इनमें हर क्षण मतलब वहाँ के बाद ये पीछे की तरफ मतलब इनका डाउनवर्ड नहीं हुआ, इनके अग्रसर होने लगा, बढ़ाव की प्रक्रिया धीरे धीरे तेज होने लगी। तो जो हमारा तीसरा है वो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस की अगर बात करें तो इनमें विकास की मानव में विकास की निरंतरता जो है यही ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव से देखने को मिलती है। इसकी खोज 1940 ईस्वी में रेमंड डार्ट महोदय ने किया था, जो कि दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसबाल क्षेत्र में एक टांग नामक स्थान है, और उस टांग नामक स्थान पर एक चूने की बड़े सी खान है, और उस खान से इन्होंने बालक की खोपड़ी प्राप्त की एक साक्ष्य के रूप में। अगर ऑस्ट्रेलोपिथेकस की बात करें अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ देते तो शाब्दिक अर्थ होता है मानव या कपि के जैसा प्राणी। इसके अलावा 1974 ईस्वी में इथियोपिया के हादर से एक मादा कंकाल की मादा कंकाल की कुछ अस्थियां प्राप्त हुई, जो कि 40% ही मौजूद थी, और उसको लूसी का नाम दिया गया। अर्थात लूसी को मानव माता भी कहते थे, और ये विश्व स्तर पर पहली बार मिली थी। उससे पहले ये देखिए तो 1940 में रेमंड डार्ट ने ढूंढ लिया है, ये भी विश्व स्तर पर ढूंढा गया और ये भी विश्व स्तर पर था। भारत में देखेंगे तो यहाँ पर हमारा होमो हैबिलस में आएगा, लेकिन यहाँ पर देखें तो ये जो लूसी मिली थी इथियोपिया के हादर से नर कंकाल जो मिला था, मादा नर कंकाल, तो उसमें 40% नर कंकाल उपस्थित रहते हैं और 60% नहीं रहते हैं। और इसको जो लूसी है इसको ऑस्ट्रेलोपिथेकस की श्रेणी में रखा गया है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव की एक अन्य विशेषता थी कि यह कमर पर झुककर चलता था और हाथ का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं जानता था। अर्थात यह जानवर की तरह दोनों हाथ का प्रयोग और दोनों पैर का प्रयोग साथ साथ करता था, तब चल पाता था, और यह अफ्रीका के घास के मैदान तक सीमित था। इसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस में कुछ बदलाव हुए, और दूसरा जो हमारा अगला मानव आता है वो है होमो हैबिलस मानव। होमो हैबिलस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि प्रथम बार हाथ का प्रयोग किया, लेकिन खुलकर नहीं किया। हाथ का प्रयोग किया मतलब कि कहीं कहीं पे जैसे जंगली जानवरों से उन पे जब हमला होता था तो वो हाथ उठाकर भागने में मतलब जल्दी से भाग पाते थे, इसलिए प्रथम बार हाथ का प्रयोग किया, लेकिन व्यापक स्तर पर उन्होंने हाथ का प्रयोग प्रारंभ नहीं किया था। ये पत्थर के औजार बनाने लगे थे, प्रारंभ कर दिए थे बनाना, और इनको प्राचीन द्विपद मानव कहते थे, क्योंकि ये कभी कभी हाथों को उठा करके 2 पैरों पर चला करते थे। और भारत में अगर इसकी प्राप्त नमूने की बात करें तो एक मानव खोपड़ी के रूप में एक साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहाँ से? तो एमपी के होशंगाबाद जिले के हथनौरा क्षेत्र से वो नमूना प्राप्त हुआ है, जो कि आज भी अजायब घर में या म्यूजियम में सुरक्षित रखा हुआ है। उसके बाद देखिए होमो हैबिलस के बाद तो हिंडल वर्गीय आता है, और हिंडल वर्गीय यूरोप में विकसित होता है एवं यूरोप में ही समाप्त हो जाता है। हिंडल वर्गीय मानव के बाद हमारा आ जाएगा होमो इरेक्टस मानव। होमो इरेक्टस मानव आते आते 2 भागों में विभक्त हो गया था। वो कौन कौन से थे? तो जावा मानव और पीकिंग मानव। तो जो जावा मानव है तो उनकी कुछ विशेषताएं हैं। तो जो जावा मानव था वो नरभक्षी मानव था, और यह इंडोनेशिया के जावा द्वीप के सेलो नदी के किनारे टिनिल ग्राम से ढूंढा गया था। और इसकी खासियत यह थी कि अभी भी कपि के जैसा था, अर्थात अभी भी बंदर के रूप में था। और इसकी एक सबसे जो मुख्य विशेषता जहां से सवाल आ सकते हैं वह यह है कि प्रथम बार आग की आविष्कार किसने किया था? तो वो जावा मानव थे, जो किसके अंतर्गत थे? होमो इरेक्टस के अंतर्गत। तो आग की खोज किसने किया था? तो वो जावा मानव ने किया था। जावा मानव का एक अन्य नाम है पिथक्रेंथोपस इरेक्टस। क्या नाम है? पिथक्रेंथोपस इरेक्टस। किसका नाम है? जावा मानव। और जावा मानव किसका भाग है? होमो इरेक्टस का ही एक प्रजाति था। दूसरा देखें होमो इरेक्टस मानव का, तो दूसरा है हमारा पीकिंग मानव। पीकिंग मानव भी नरभक्षी था एवं कपि की तरह पूर्णतः दिखता था।
अगर देखा जाए तो 40 अस्थि पंजर चीन के बीजिंग से मिला था, जिसको पहले पीकिंग कहते थे। लेकिन जब चीन और जापान में युद्ध हुआ तो या तो वो चुरा लिए गए या वो नष्ट हो गए। इस बात का अभी पूरी तरह से जिक्र नहीं है, लेकिन वर्तमान में ये मौजूद नहीं है। पीकिंग मानव की अगर तुलना करें जावा मानव से, तो पीकिंग मानव की जो रीढ़ की हड्डी थी वो जावा मानव की तुलना में ज़्यादा सीधी हुआ करती थी और वो ज़्यादा कमर के बल झुक कर नहीं उठ के चलते थे। कौन? पीकिंग मानव। और हाथ का खुलकर प्रयोग, हमने यहाँ देखा था कि होमो हैबिलस मानव हाथ का प्रयोग तो करता है परंतु खुलकर नहीं करता है, अर्थात यहाँ पर पीकिंग मानव में आते आते हाथ का खुलकर प्रयोग होने लगा। और जब हाथ का खुलकर प्रयोग होने लगा तो औजारों का उपयोग अधिक, मतलब ज़्यादा तरीके से, तौर तरीके से औजारों का अधिक प्रयोग होने लगा। और इनका अन्य नाम है, अगर पीकिंग मानव की बात करें तो सिनेंथ्रोपस इरेक्टस इसका अन्य नाम है। जावा मानव का क्या नाम था? एक अन्य नाम पिथक्रेंथोपस इरेक्टस, और पीकिंग मानव का सिनेंथ्रोपस इरेक्टस। और ये जो थे चीन क्षेत्र में मुख्य रूप से निवास करते थे। इसके बाद होमो इरेक्टस के बाद हमारा आता है निएंडरथल। तो निएंडरथल से देखा जाए तो निएंडरथल के बाद ही मानवों में एक क्रमिक रूप से जो विकास होता है वो प्रारंभ हो गया, सांस्कृतिक रूप से जो बढ़ावा होता है वो आना शुरू हो गया। तो निएंडरथल मानव की बात करें तो ये जर्मनी में निएंडर घाटी की गुफाओं में रहते थे और इनमें संस्कृति विकास का सूचक है, अर्थात इनमें आते आते अक्षरों का ज्ञान हो गया। अक्षरें बढ़े तो इनमें कुछ समझदारियों की विकसित हुई और उन्होंने वर्ग एवं श्रम का विभाजन कर लिया, अर्थात अपने मानवों के अलग अलग वर्ग बनाए और उन वर्गों का अलग अलग श्रम बना दिया। इसके अलावा तन ढकने के लिए कपड़ा पहनना प्रारंभ किसने किया? तो निएंडरथल मानवों ने। उसके बाद यहाँ देखा जाए तो महिलाओं घरों में रहते थे और जो पुरुष थे वो सुरक्षा के लिए या भोजन के लिए बाहर रहते थे, अर्थात बाहर रह करके महिलाओं की सुरक्षा करना, बच्चों की सुरक्षा करना यहाँ से प्रारंभ हो गया था। इसके अलावा दफनाने की परंपरा यहीं से शुरुआत होती है निएंडरथल मानव से, क्योंकि जो दफनाए हुए साक्ष्य मिले हैं उन साक्ष्यों के साथ औजार या खाद्य सामग्री दफनाई हुई है और उन खाद्य सामग्री और औजारों के दफनाने से ऐसा प्रतीत होता है कि वो ऐसा विश्वास करते थे कि इंसान को मरने के बाद भी इनकी आवश्यकता होगी, अर्थात इनकी जो है आत्मा की अमरता का संकल्पना का जो प्रमाण है यहाँ से मिलना प्रारंभ हो जाता है कि ये परमात्मा में विश्वास करना यहाँ से प्रारंभ कर देते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जावा मानवों ने आग का व्यापक रूप से मतलब खोज किया, लेकिन व्यापक रूप से विस्तार एवं उसका उपयोग कौन करता है? तो वो निएंडरथल मानव। वो आग में खाना को भूनना जान जाते हैं, खाना को बनाना सीख जाते हैं और आग का व्यापक रूप से उनका प्रयोग करना सीख जाते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए इनका विस्तार किस क्षेत्र में था तो जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, मोरक्को, इजराइल, उसके बाद बेल्जियम, इन क्षेत्रों में इनका मुख्य रूप से विस्तार, अर्थात धीरे धीरे विसरणवादी सिद्धांत पर आधारित होकर के ये विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में निवास करना प्रारंभ कर दिए। उसके बाद निएंडरथल मानव के बाद हमारे आता है क्रोमैग्नन मानव, जो होमो सेपियंस से तुरंत पहले के मानव थे। और होमो सेपियंस से तुरंत पूर्व का मानव पूछे, अर्थात हमसे हमारे तुरंत के पूर्वज कौन है? तो वो क्रोमैग्नन मानव है। तो क्रोमैग्नन मानव की बात करें तो इसकी जो खोज है लुईस लार्तेत ने किया था। कहाँ से? तो 1868 ईस्वी में फ्रांस के जो पुराने पत्थरों के गुफाएं थे, अर्थात शिलाश्रयों से उन्होंने कुछ कंकाल को ढूंढा था। इसकी अन्य नाम की बात करें तो ग्रिबाल्डी है, चांसलेट, संसलेट, इसके अलावा इनको अन्य नाम के रूप में जानते हैं। किसको? क्रोमैग्नन को। क्रोमैग्नन मानव की बात करें तो क्रोमैग्नन मानव की जो मस्तिष्क थी वो अन्य बाकी मानवों की तुलना में अत्यधिक विकसित थी। इनसे ज़्यादा इनके पास सोचने की क्षमता आ सकी थी, इनका दिमाग बड़ा हो चुका था। और इनकी जो 3 प्रमुख प्रजातियां थी वो थी काकेससी, मंगोलाइड एवं नियोग्रेड। तो ये 3 प्रजातियां थी, कौन कौन सी याद रखेंगे? क्रोमैग्नन मानव की 3 प्रजातियां कौन सी थी? कोकेक्सी, मंगोलाइड एवं नियोग्राइड। उसके बाद हमारा अंतिम और जो आज के मानव है, आधुनिक मानव, वो है होमो सेपियंस। होमो सेपियंस के मानव का उद्भव होते होते तक उच्च पूरा पाषाण काल का उदय हो चुका था और ये आधुनिक मानव के रूप में जाने जाते हैं। तो इसमें से ज़्यादा सवाल तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी इनका सीरीज पूछ लेता है कि किस मानव के बाद कौन सा मानव आता है, या इन 2 मानव जैसे पूछ लेगा कि आपके ये होमो हैबिलस और होमो इरेक्टस के बीच के कड़ी के मानव के रूप में किसको जानते हैं? तो हिंडलबर्गीय मानव। तो इस प्रकार आप इसके कड़ी को याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा ट्रायोपिथेकस मानव, उसके बाद रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस,
ऑस्ट्रेलोपिथेकस से होमो हैबिलस आ जाएगा, फिर हिंडलबर्गीय, फिर होमो इरेक्टस, फिर निएंडरथल और फिर क्रो-मैग्नन और सबसे लास्ट में होमो सेपियंस। अगर पूछे कि मानव का जो सबसे आदि पूर्वज है, आदि पूर्वज किसको बोलेंगे, यहाँ जो देखिए यहाँ जो है वो पूर्णतः कपी के रूप में है, इनको कपी की संज्ञा दी। यहाँ से बदलाव जो चेंजेज हुए हैं वो रामापिथेकस से। तो यदि मानव का आदि पूर्वज पूछे तो हम रामापिथेकस मारेंगे। अगर रामापिथेकस ऑप्शन में ना रहे तो आप ऑस्ट्रेलोपिथेकस भी मार सकते हैं। यदि होमो सेपियंस के तुरंत पहले का पूर्वज पूछे तो वो है क्रो-मैग्नन मानव। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें। इससे अगले वीडियो में हम भारत के प्राचीन इतिहास को शुरू करने जा रहे हैं और उस प्राचीन इतिहास के अंतर्गत प्रागैतिहासिक काल आएगा और प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोग पाषाण काल को पढ़ेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद।